हाँ तो दीदी कैसी हो आप? मैं बढ़िया, आप बताइए। मैं भी बढ़िया हूँ। तो सबसे पहले आप बताइए रेजिन आर्ट क्या होता है? व्हाट इज़ रेजिन आर्ट? रेजिन आर्ट एक्चुअली ये पहले यहाँ पे इंडिया में इतनी पॉपुलर नहीं थी, ये वेस्टर्न कल्चर में ज़्यादा था। अभी ये एक तरह का केमिकल है ये। अच्छा। तो केमिकल्स को हम एक पर्टिकुलर रेशियो में इन्वॉल्व करके उनको मिक्स करके और कुछ स्पेसिफिक टेम्परेचर में रख के जब उस समय मिक्स आउट करते हैं तो वो हार्ड हो जाता है। तो वो हार्ड बिल्कुल इतना ज़्यादा हार्ड हो जाता है कि वो इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ होता है। तो उसी को बस हम लोगों ने आर्ट में यूज़ किया है उस चीज़ को। मतलब ये पहले वेस्टर्न में ज़्यादा पॉपुलर था? एग्जैक्टली यहाँ पे इंडिया का बेसिक आर्ट है उसमें ज़्यादा नहीं था, ये केमिकल्स है ना, तो इसलिए यहाँ पे इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं था। ये अब बहुत पॉपुलर हो तो गया। ये इंडिया में कैसे पॉपुलर हुआ? इंडिया में पॉपुलर बेसिकली जब हम लोग के फैशन शोज होते हैं उसमें उन लोगों ने ये चीज़ लेके आए थे, ये नए कि रेजिन ज्वेलरीज वगैरह वो लेके आए थे, उससे हुआ है ये इंडिया में। तो इसके टाइप्स भी होते हैं रेजिन के? रेजिन के टाइप्स तो काफ़ी सारे होते हैं वैसे, बट स्पेसिफिकली जो हम आर्ट में यूज़ करते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, 1:1, 1:3 और 1:2। ये 3 टाइप के होते हैं। तो वो तीनों अलग अलग होते हैं कि हम क्या चीज़ बना रहे हैं उसके हिसाब से हम अपना रेजिन यूज़ करते हैं। तो आप कौन सा वाला यूज़ करते हो रेजिन? दैट टोटली डिपेंड कि हम क्या कर रहे हैं। अगर हम सिर्फ ज्वेलरी डिज़ाइन कर रहे हैं तो अलग रेजिन यूज़ होता है, डीप कास्ट कर रहे हैं तो अलग होता है, अगर हम मोल्डिंग कर रहे हैं तो अलग रेजिन होता है। तो तीनों ही पर्टिकुलर रेजिन का अलग अलग अपना टाइम होता है, क्योरिंग टाइम अलग होता है, उनका पॉट लाइफ अलग होता है, सब चीज़ें तीनों का ही डिफरेंट है। तो हम कोई ऐसा नहीं है कि एक ही रेजिन तीनों में यूज़ कर सकें, तो ऐसा चीज़ें नहीं होती हैं, हमें तीनों के लिए अलग अलग यूज़ करना होता तो है। इन तीनों की प्राइसिंग तो अलग अलग होती होगी ना, एक ही प्राइस होता है? प्राइसेस अप्रॉक्सीमेटली काइंड ऑफ सेम होती है। अगर आप ऑनलाइन चेक करोगे तो आपको ऑलमोस्ट सेम प्राइस मिलेगा, क्योंकि वो वैसे भी हम वेट या उससे जाते हैं, वेट या वॉल्यूम से हम यूज़ करते हैं इसको, तो वो इक्वली पड़ जाता है। और एक वो जो होते हैं इपॉक्सी रेजिन जो होता है वो क्या होता है? इपॉक्सी रेजिन भी सेम ही चीज़ है। इपॉक्सी रेजिन, आर्ट रेजिन, ये जितनी भी चीज़ें हैं ना वो सेम ही चीज़ है। मतलब वो एक ही है पूरा रेजिन काइंड ऑफ आप यही बोल सकते हो। मतलब अगर एज अ कोई बिगनर है तो उसके लिए इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाते हैं इन चीज़ों को, सिंपल ही है वो सारा। इपॉक्सी रेजिन, आर्ट रेजिन सब सेम ही चीज़ है। मतलब इसका कोई टाइप्स नहीं है? नहीं, एग्जैक्टली मैं टाइप्स आपको वही बता रही हूँ कि 3 टाइप्स रहेंगे। तीनों में वो क्या है ना, रेशियो के ऊपर डिपेंड करता है और कुछ भी उसमें ऐसा डिफरेंस नहीं है, मेजर डिफरेंस और कुछ नहीं है। तो ये कलरलेस होता है या कलर वाला होता है? ये ट्रांसपेरेंट होता है। ट्रांसपेरेंट? हाँ, पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट होता है, इसमें कोई भी कलर ऐड नहीं होता है। हम इसमें जितना कलर या फिर जो भी कलर चाहे वो हम ऐड कर सकते हैं बाद में। हाँ तो दीदी जैसे रेजिन जो होता है ये कलरलेस होता है, हाँ जी। तो इसमें आप कलर कैसे ऐड करते हो? इसमें कलर ऐड करने के ना हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं और मार्केट में बहुत तरह तरह के कलर्स अवेलेबल हैं। दैट टोटली डिपेंड आप कौन सा आर्ट वर्क बना रहे हो, आपके आर्ट वर्क की नीड क्या है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम माइका पाउडर्स यूज़ करते हैं तो वो एकदम हमें ओपेक फिनिश देता है, और अगर हम अल्कोहल कलर्स में जाते हैं, अल्कोहल इंक में जाते हैं, तो वो हमें थोड़ा थोड़ा ट्रांसलूसेंट सॉर्ट ऑफ फिनिश देता है। तो हमें जिस हिसाब से हमारा आर्ट वर्क है उसके अकॉर्डिंग ही हम वो यूज चीज़ें कर सकते हैं कि कौन कौन से हमको कलर्स यूज़ करने हैं। तो ये माइका पाउडर क्या था? ये माइका पाउडर एक तरीके का शिमरी पाउडर होता है जिसको हम रेजिन में अगर यूज़ करते हैं तो उसका कलर उसी के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। पर्ल पाउडर जिसे कहते हैं, उसकी पर्ल फिनिश होती है। तो इसमें जैसे आप कलर ऐड करते हो, इसमें मतलब ये रहता है कि स्पेसिफिक कलर की रेड ऐड करना है या ब्लू, या आप कलर्स बनाते हो? नहीं, दैट इज टोटली अप टू द कस्टमर। अगर हमको क्लाइंट जिस हिसाब से हमसे बात कर रहा है, हम कम्युनिकेट कर रहे हैं उससे, वो अगर बोल रहे हैं कि उनको पिंक कलर में कुछ चाहिए तो हम पिंक में कर देंगे उनके लिए। अगर वो ब्लू बोल रहे हैं तो ब्लू में कर रहे हैं। एंडलेस ऑप्शंस है रेजिन के साथ, यही सबसे बेस्ट पार्ट है कि हम उसको कहीं से लेके कहीं तक भी जा सकते हैं। उसमें कोई हमारे पास लिमिटेशंस नहीं है। हम मल्टीपल कलर्स को कंबाइन करके कलर्स बना सकते हैं, या फिर हम अल्कोहल इंक और माइका पाउडर्स को कंबाइन करके कर सकते हैं, और एक्रेलिक कलर्स हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें कोई भी लिमिटेशन नहीं है और कुछ भी ऐसा नहीं है कि हम स्पेसिफिक कलर्स पे जा सकते हैं। हम कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं। अनलिमिटेड ऑप्शंस हैं? हाँ, कुछ भी बना, जैसे कस्टमर बताएगा उस हिसाब से आप? हाँ एग्जैक्टली। और कई बार ये होता है, अगर हमें मान लीजिए उन लोगों ने कोई पिक्चर हम लोगों को दिया, उसके हिसाब से अगर वो हमको बोल रहे हैं पिंक चाहिए और हम बोल रहे हैं उनको, हम एडवाइस कर रहे हैं कि पिंक इसके साथ नहीं जाएगा, तो हम कोई और कलर भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, वो एक तरीके से कम्युनिकेशन हो जाता है हमारा कस्टमर के साथ, और वो जैसा बोलते हैं हम वैसा कर लेते हैं। तो आप ये जैसे रेजिन का और कलर्स का मिक्स करके आप किस तरीके से आप एक प्रोडक्ट बनाते हो? बेसिकली हाँ, बेसिकली पहले तो ये बाय वेट होता है या बाय वॉल्यूम होता है। दैट वो कौन सा रेजिन आपने लिया है उस पर फ़र्क पड़ता है। उसके बाद में हम लोगों को 2 चीज़ें मिलती हैं, एक रेजिन होता है, दूसरा हार्डनर होता है। तो हार्डनर की वजह से ही रेजिन जो है क्योर होने के बाद 24 आवर्स या 48 आवर्स में हार्ड हो जाता है। ठीक है, तो उसके लिए बेसिकली हमको अगर मान लीजिए हम 1:1 में जा रहे हैं तो हम एक
पार्ट लेंगे हार्डनर, एक पार्ट लेंगे रेजिन, उन दोनों को अच्छे से मिक्स करना है। मिक्सिंग का टाइम भी डिपेंड करता है कि हम कौन सा टाइप का रेजिन यूज़ कर रहे हैं। 1:1 हम यूज़ कर रहे हैं तो एटलीस्ट 2 to 3 मिनट्स हमको उसको मिक्स करना है। उसके बाद उसमें बबल अगर ज़्यादा आ रहे हैं तो हमको बबल बस्टर्स भी डालने पड़ते हैं, उसमें वो केमिकल्स भी यूज़ होते हैं। उसके बाद अगर हमारा एक बार रेजिन सेट हो गया, रेजिन का हम लोग का मिक्स हो गया, और जो 1:1 का टाइमिंग रहता है पॉट लाइफ वो 20-25 मिनट से ज़्यादा नहीं रहता है। तो 25 मिनट तक अगर हमने उसके साथ काम कर लिया, बल्कि 25 से पहले अगर उससे काम कर लिया तो कर लेंगे, अदरवाइज़ क्या होगा, वो फिर हार्ड होना शुरू हो जाएगा, फिर उस पर हम कोई काम नहीं कर सकते, वो जैसा है वैसा ही हार्ड होने लगेगा। फिर उसमें हम कलर्स ऐड कर देते हैं। 20-25 मिनट्स के अंदर ही हमको सब कुछ करना होता है, उसको फाइनल मोल्ड में डाल देना होता है। अगर तब तक डाल दिया तो ठीक है, अदरवाइज़ वो फिर वहीं पे क्योर हो जाएगा। हाँ, जिस वेस्ट ही हो जाएगा एग्जैक्टली, वो जो भी हम जिस भी कंटेनर में उसको यूज़ कर रहे हैं वो वहीं वेस्ट हो जाएगा। उसमें हम डाल देते हैं, डालने के बाद 24 आवर्स से लेके 48 आवर्स तक हमको रुकना होता है। वो भी डिपेंड करता है कि हम क्या आर्ट यूज़ कर रहे हैं, क्या आर्ट बना रहे हैं, तो उस पर भी डिपेंड करता है कि उसको कितना देर लेना है, मतलब क्योरिंग टाइम बेसिकली उसका कितना है। तो ऐसे ही वो इजीली बन जाता है। तो ये जो आपने रेशो वाला बताया था 1:2, 2:3, इसका क्या मतलब होता है रेशो? 1:1 में क्या होता है, हार्डनर और रेजिन का होता है। ठीक है, दो चीज़ें मैंने आपको बताई, हार्डनर और रेजिन। तो हार्डनर अगर हम एक यूज़ करेंगे, एक मान लीजिए 1 ग्राम यूज़ कर रहे हैं, तो हमको रेजिन अगर उस पर 1 ही ग्राम यूज़ कर रहे हैं तो 1:1 है। अगर हम 1 ग्राम हार्डनर पे 2 ग्राम रेजिन यूज़ कर रहे हैं तो 1:2 जाएगा। और अगर हम 1 ग्राम हार्डनर पे 3 ग्राम रेजिन यूज़ कर रहे हैं तो 1:3 है। वो तीनों ही अलग अलग रेशियोज़ पे जाते हैं और तीनों का ही अलग अलग काम होता है। अच्छा, मतलब ये रेजिन में हार्डनर मिलाते हैं। हाँ, फिर वो 24 आवर्स से 45 आवर्स में हाँ 48 आवर्स 48 आवर्स में, तो जब जाके वो हार्ड होता है। अगर उस बीच में कोई दिक्कत हुई तो वो वेस्ट है फिर? नहीं, नॉट वेस्ट नहीं होता है। उसमें भी क्या होता है ना, अगर हम किसी उसको कोई पर्टिकुलर शेप दे रहे हैं तो हम उसको उस बीच में अगर निकाल लेंगे मोल्ड से तो वो सॉफ्ट रहता है, वो इतना हार्ड नहीं होगा। अच्छा। बस ये है कि वो इतना ज़्यादा हार्ड नहीं होगा उतने टाइम तक। पर ऐसा नहीं है कि वो वेस्ट है, हम आर्ट वर्क तो कर रहे हैं ना, हम उसमें चेंजेस कर सकते हैं। एज अ क्राफ्टर मुझे पता है कि मैं उसमें क्या क्या चीज़ें चेंजेस ला सकती हूँ। तो अभी आपने बताया था कि जब आप उन दोनों को ऐड करते हो तो वो आते हैं, बबल्स आते हैं। हाँ, तो वो बबल्स कैसे आ जाते हैं? एयर बबल्स होते हैं? बबल्स एक्चुअली जब हम कोई दो चीज़ मिक्स करते हैं तो एयर तो उसके अंदर आ ही जाती है ना, तो बस वो वही बबल्स हैं और कुछ भी नहीं है उनको। हाँ, एयर बबल्स है, उनको हम निकालने के लिए काफ़ी सारे तरीके होते हैं, मतलब उसके काफ़ी छोटे छोटे ट्रिक्स भी होते हैं। अगर हम नॉर्मली यूज़ करें एज अ रेजन आर्टिस्ट, अगर आप प्रोफेशनली कर रहे हो तो फिर आप समझ जाओगे उसको कैसे कैसे यूज़ करना है। हर पर्टिकुलर रेशियो के रेजिन का अलग अलग रहता है। ठीक है, तो अगर उसको हम हल्का सा हीट प्रोवाइड कर दें तो भी हम रेजिन में से बबल्स इजीली निकाल सकते हैं, या फिर उसको हम किसी वाइब्रेटिंग चीज़ के ऊपर रख दें। इसका एक वाइब्रेटिंग पॉट आता है, अगर हम उसके ऊपर भी रख देंगे तो भी हमारे जो बबल्स हैं वो रेज होके ऊपर से हट जाएंगे। और तीसरी चीज़ है, अगर हम उसके ऊपर कोई भी एक्स्ट्रा हीट प्रोवाइड कर दें फ्लेम वाला तो भी वो ख़त्म हो जाएंगे उसके बबल्स। और हमारे पास एक ऑप्शन तो है ही, हमारे बबल बस्टर। वो बबल बस्टर जब हम उसको कर दें, एक बार कास्ट कर दें, उसके बाद हम उसे यूज़ कर सकते हैं, तो बबल भी सारे बस्ट हो जाते हैं। तो जब आप रेजिन और वो ऐड करते हो तो बबल्स आना कंपलसरी रहता है क्या? कंपल्सरी नहीं, वो इट्स अ पार्ट ऑफ अ प्रोसेस। अगर हम दो चीज़ों को मिक्स करें, देखिए कंसिस्टेंसी की बात होती है। अगर हम रेजिन की बात करें तो उसकी कंसिस्टेंसी ज़्यादा होती है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा थिक होता है। और जो हार्डनर होता है वो इतना थिक नहीं होता है। तो एक गाढ़ी चीज़ को एक पतली चीज़ के साथ थोड़ा मिक्स करेंगे तो बबल्स तो आएंगे ही आएंगे। ठीक है, अगर इसी का मैं सोल्यूशन आपको बता रही हूँ कि आप अगर कोई भी बिगनर है तो वो एक पॉट में, छोटे से पॉट में हल्का गर्म पानी ले ले, बहुत ज़्यादा गर्म पानी नहीं होना चाहिए, हल्का गुनगुना पानी होना चाहिए। उसमें अपना मिक्स्ड रेजिन रख सकता है, या फिर अगर मिक्स्ड रेजिन में उन पर पॉट लाइफ की प्रॉब्लम आती है, जैसे वो ज़्यादा देर तक नहीं कर सकते काम, पॉट लाइफ उनको ज़्यादा चाहिए। पॉट लाइफ बेसिकली क्या है मैं आगे बता देती हूँ आपको, बट वो रेजिन का कंटेनर और हार्डनर दोनों अलग अलग रख के उसमें थोड़ी देर के लिए उसको छोड़ दें, 5 से 7 मिनट के लिए। 5 से 7 मिनट के बाद जब उसको मिक्स करेंगे ना तो दोनों की कंसिस्टेंसी थोड़ी कम हो जाएगी और कंपैरेटिवली कम बबल्स आएंगे। और पॉट लाइफ की जो मैं आपको बात बता रही थी, वो पॉट लाइफ ही होता है कि हम जब दोनों रेजिन और हार्डनर को मिक्स कर देते हैं तो वो कितनी देर में हार्ड होना शुरू हो जाता है। जैसे कि 1:1 बहुत जल्दी हार्ड हो जाता है, 15 से 20 मिनट से ज़्यादा उस पर हम काम नहीं कर सकते। उसके बाद आता है हमारा 1:2। 1:2 अगर हम बात करें तो वो 30 मिनट्स का अप्रॉक्स आपको टाइम दे देता है। और जो 1:3 रहता है वो 45 मिनट का भी टाइम दे देता है आपको काफ़ी सारे सिचुएशंस में। हाँ, तो दीदी आपने इतने सारे प्रोडक्ट्स बनाए हैं, तो आप अपने कुछ प्रोडक्ट्स दिखा दीजिए और आप थोड़ा प्रैक्टिकली बताना कि आपने किस तरीके से आपने ये चीज़ बनाई थी। या श्योर। ठीक है, लेकर आओ प्रोडक्ट्स।
यू कैन सी हियर, ये की रिंग है, इसमें हमने जो कलर ऐड किया है ये अल्कोहल कलर है ऊपर वाला, और जो नीचे है वो ट्रांसपेरेंट रेजिन यूज़ किया। अगर हम रेजिन में कोई भी चीज़ ऐड नहीं करते हैं तो वो ट्रांसपेरेंट चला जाएगा। और इसके अंदर जो हमने शेल्स डाले हैं वो रियल शेल्स हैं। और रेजिन का यही बहुत अच्छी चीज़ है कि उसमें हम कुछ भी चीज़ डालेंगे ना वो फॉर एवर इटर्निटी के लिए वो प्रिजर्व हो जाएगी। जैसे ये शेल्स इसके अंदर रियल शेल्स हैं, ये ऐसे ही प्रिजर्व्ड हैं। और अगर इसमें हम कुछ और डालना चाहें, फॉर एग्जाम्पल बहुत सारी चीज़ें और भी हम प्रिजर्व करते हैं, जैसे फ्लावर्स हो गए, ठीक है, फ्लावर्स वेडिंग गार्लैंड्स का आजकल बहुत ट्रेंड में है, बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है। और ये मेरा खुद भी बहुत हॉट सेलिंग चीज़, हॉट सेलिंग फ्रेम्स हैं। उसमें हम जयमाला के जो फ्लावर्स होते हैं उनको हम प्रिजर्व कर लेते हैं, या फिर अगर बेबी शावर के फ्लावर्स हो गए, किसी के कुछ स्पेशल फ्लावर्स होते हैं वो हम प्रिजर्व कर सकते हैं। और वो रेजिन में एज इट इज़ रहेंगे जब तक आप उन्हें खुद से ख़राब नहीं करते ऑब्वियसली। अच्छा, और वो जो आपने क्लॉक से बनाई थी, लेके आना क्लॉक जरा। क्लॉक कहाँ पर? क्यों कॉम्प्लिकेट कर रहा है? ये रखा हुआ है, ये डिसमेंटल्ड है, इज इट नॉट इवन वर्किंग। तो ये कैसे बनाया आपने क्लॉक? इस फ्रेम में बेसिकली हमने MDF बोर्ड यूज़ किया है। MDF बोर्ड के ऊपर फर्स्ट वी हैव टू, पहले इसको एक्रेलिक से पेंट करना होता है। एक्रेलिक से पेंट करने के बाद हमको अपना कलर डिसाइड करना है। जैसे मैंने इसमें वाइट, गोल्डन और डस्की गोल्डन, मैंने ये 3 शेड्स इसमें यूज़ किए हैं। वो उससे मैंने पैक का पैटर्न बनाया। उसके बाद ये जो हम ऊपर ने लगाया है ये भी हमने एक्रेलिक से, एक्रेलिक कट्स ही होते हैं, एक्रेलिक से ही बना हुआ होता है। ये जो हमने नंबर्स इसमें लगाया, उसके बाद ये जो आउटर सरफेस पे लगा हुआ है ये स्टोन्स हैं। बस इसमें अब सीधा हम डायरेक्टली यहाँ पे पिन होल करके हम इसमें ईजिली जो क्लॉक हैंड्स होते हैं वो इंसर्ट करके ये एक वर्किंग क्लॉक की तरह यूज़ होगा। उसका प्राइस कितना होगा? तो प्राइस डिपेंड करता है कि आप कितना बड़ा साइज़ में ले रहे हो। जैसे ये पर्टिकुलर आपको पड़ेगा 2500 to 5000। इस मतलब डिपेंड करता है कि आप कौन सी क्वालिटी ले रहे हो या फिर कितना ज़्यादा प्रिजर्वेशन करा रहे हो। फॉर एग्जांपल अगर इसमें हम फ़ोटो इंसर्ट करा देंगे तो उसका प्राइस डिफरेंट हो जाएगा। अगर हम इसमें फ्लावर्स ऐड कर देंगे, फ्लावर्स प्रिजर्वेशन के साथ चले जाएंगे तो मतलब प्राइसेस का डिफरेंट हो जाएगा। अगर रेजिन के साथ ये भी चीज़ है, अगर हम उसमें छोटा सा भी वेरिएशन लेके आते हैं ना तो हमारा बैक एंड पे काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। काम बढ़ने की वजह से रिसोर्सेज भी बहुत ज़्यादा उस पर लगते हैं, तो इस वजह से प्राइसेस इसके हाँ छोटे से भी अगर हम चेंज लेके आते हैं तो उसके साथ थोड़ा सा वो डिफरेंस हो जाता है, डिफरेंट प्राइस हो जाता है। तो दीदी जैसे आपका रेजिन है ये, तो रेजिन पूरा केमिकल से, तो इसके कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स भी होते हैं क्या? बहुत सारे होते हैं हार्मफुल इफेक्ट्स, तो बहुत सारे होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये ज्वेलरी पहन के इसको यूज़ नहीं कर सकते। इवन इफ़ यू आर वेयरिंग ग्लव्स तो भी आप कोई ज्वेलरी नहीं पहन सकते, ठीक है। आपकी स्किन पे बहुत ज़्यादा इसका इफेक्ट आता है। स्किन से आप मतलब बचाने के लिए भी यू हैव टू यूज़ स्पेसिफिक क्रीम्स। बहुत सारी क्रीम्स ऐसी होती है जो आपको वो लगा के ही काम करना होता है। रेस्पिरेटरी आपको पूरा वो लेना होता है, जैसे मास्क वगैरह आप पहन के रखो, ठीक है। उसी से क्योंकि उसमें जो फ्यूम्स निकलती हैं ना वो कभी कभी बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो जाती हैं अगर आप लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए काम कर रहे हो। जैसे कोई प्रोफेशनली काम कर रहा है इसको, तो उसको तो ऑब्वियसली डेली उस चीज़ को फेस करना है। तो डेली में अगर आप उस चीज़ को फेस करते हो ना तो वो प्रॉब्लम देती है। कभी कभी में तो कोई इतना इशू नहीं है। रूम में प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए। अगर प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है रूम में तो भी आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देगा। ब्रीदिंग में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, आइज़ में प्रॉब्लम हो जाती है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा लंबे टाइम के लिए काम कर रहे हो, छोटे टाइम के लिए काम कर रहे हो, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। आई स्टिल सजेस्ट के पहन लीजिए, आप अपने ग्लासेस वगैरह पहन के रखिए। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा एडवांस इक्विपमेंट्स नहीं है अपने आप को बचाने के लिए तो एटलीस्ट वैसे हम ग्राउंड लेवल पे अपनी चीज़ों को सेव करके आप रखिए। जैसे ग्लव्स पहने बिना आप कभी काम मत करिए। सैनिटाइज़र अपने पास हमेशा रखिए। आप अच्छे से डबल लेयर्ड वाला आप मास्क यूज़ करिए। और आँखों पे अगर आप कोई एक्स्ट्रा यूज़ नहीं कर सकते, मतलब कोई प्रोफेशनल ग्लासेस यूज़ नहीं कर सकते हो तो या तो आप स्विम वाले जो ग्लासेस होते हैं आप वो यूज़ कर सकते हो। अगर वो भी नहीं है तो एटलीस्ट रीडिंग ग्लासेस तो आप लगा के रखो। ये चीज़ें तो आपको ज़रूरी है। हेयर्स आप टाई करके रखो, और टाई करने के बाद शावर कैप आप बहुत ही इजीली मार्केट में अवेलेबल होती है, आप शावर कैप पहन लीजिए, वो पहन लीजिए। और कभी भी कुछ भी हो जाए नए कपड़े पहन के आप रेजिन में वर्क मत करिए, बिकॉज बहुत सारी ड्रेसेस मैं स्पॉइल कर चुकी हूँ अपनी। कभी होता है ना सडनली हमको काम करना पड़ जाता है तो हम सोचते नहीं कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वो एक्चुअली एक बार स्पिल हो गया तो वो हटेगा नहीं। वो मार्क परमानेंट है, वो मार्क हटेगा ही नहीं। तो एटलीस्ट आप कुछ ऐसा एक अटायर बना के रखिए जिससे आपके कपड़े भी खराब ना हो। तो ये चीज़ तो हम एज अ पर्सन आर्टिस्ट को ये चीज़ें संभाल लिया। और अगर जहाँ पे आप वर्क स्पेस है उसको भी आपको बहुत ज़्यादा प्रिपेयर करके रखना पड़ता है। आपके फ्लोर पे जहाँ गिर गया वहाँ गिर गया, ये कभी भी वहाँ से हटेगा नहीं।
वहीं पे परमानेंट। हाँ, वहाँ परमानेंट हो जाएगा, वो वहाँ से कभी हटेगा नहीं। तो आप फ्लोर पे भी इसको काम नहीं कर सकते हो, अपने वॉल्स पे भी अगर कहीं स्पिल हो गया तो वो भी चीज़ें साफ नहीं होंगी। तो ये इसका ये ड्रॉबैक है, ये जहाँ पे भी हो गया, एक बार सेटल हो गया तो फिर हो गया ये। मतलब जैसे रेजिन का जो बनाने वाला है उसको भी दिक्कत होती है, हाँ, और जो पहनते हैं उसको यूज़ करते हैं नहीं उनको दिक्कत उनको होती कोई है। प्रॉब्लम नहीं है। वंस ये एक बार सेट हो गया ना, फिर ये इसमें से फिर कोई फ्यूम्स वगैरह नहीं निकलती हैं। फ्यूम्स जब केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है बस तभी होती है। मान लीजिए मैंने हार्डनर और रेजिन को मिलाया है, उसी वक्त जो फ्यूम्स निकलेंगे वही तभी प्रॉब्लम देगी। अदरवाइज ये कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन नहीं है कि जो पहन रहा है या जो यूज़ कर रहा है उसको उसके लिए कोई इशू वाली बात नहीं है। तो इससे इन्वायरमेंट पर भी कुछ इफेक्ट होता है क्या? कह सकते हैं इन्वायरमेंट फ्रेंडली तो ये नहीं है टू बी ऑनेस्ट, बट ये है कि अगर जो हम चीज़ें फेंक रहे हैं, मान लीजिए वेडिंग गार्लैंड्स हो गए, ये सब चीज़ें हम फेंक रहे हैं, तो हम उनको प्रिजर्व करके अपने पास रखेंगे तो वो हम लॉन्गर पीरियड टाइम के लिए रख सकते हैं। इन्वायरमेंट फ्रेंडली रेजिन अब मार्केट में बहुत ज़्यादा आ गई हैं। पहले जो हम स्टैंडर्ड जो केमिकल हम यूज़ करते हैं वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं है, बट जो हम अब यूज़ कर रहे हैं केमिकल फ्री टाइप की रेजिन्स मार्केट में आ चुकी है जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली हैं और हम रीयूज़ कर सकते हैं। अगर हमने कोई एक चीज़ बनाई है, मान लीजिए हमने यही बनाया है और ये अब मैंने इसको यूज़ कर लिया है, मैं इससे सेटिस्फाई हो गई, मैंने पूरी तरीके से जितना यूज़ करना था इसको कर लिया है। नाउ आई कैन इजीली कास्ट इट टू समवेयर अदर, मतलब किसी और चीज़ में भी हम इसको इजीली कास्ट कर सकते हैं। कैसे? फॉर मान लीजिए मैं कोई बड़ा फ्रेम बना रही हूँ, ठीक है, उसके अंदर मुझे डीप लेयर जाना है, एटलीस्ट 1.5 इंचेस का मेरे को उसको फिल करना है। तो मेरे पास जितने भी ओल्ड मिरर रहेंगे, छोटे छोटे पीसेज रहेंगे, जितने भी पीसेज रहेंगे, मैं उसमें इजीली उनको सेट करके उसके ऊपर रेजिन का लेयर डालूंगी तो वो वहाँ पे सबमर्ज हो जाएंगे। तो एक तरीके से मैं इसको रीयूज़ तो कर सकती हूँ। और रीयूज़ करने के बाद में ये रहता है कि मेमोरीज के लिए अगर कोई चीज़ बनवाते हैं लोग तो ऑब्वियसली फेंकते नहीं है, तो वो इन्वायरमेंट के लिए डायरेक्टली तो ये हार्मफुल है टू बी ऑनेस्ट। अगर हम स्टैंडर्ड रेजिन यूज़ कर रहे हैं, अगर हम अपना इन्वायरमेंट फ्रेंडली रेजिन यूज़ नहीं कर रहे, डायरेक्टली ये हार्मफुल है, बट इनडायरेक्टली क्या है कि हम इसको यूज़ कर सकते हैं। और एक बार कोई चीज़ बनवा लेता है तो वो थ्रो नहीं करते, क्योंकि वो ऑलरेडी बनवा ही उस चीज़ का रहे हैं जिसको वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं और प्रिजर्व करके रखना चाहते हैं। तो जिस चीज़ को प्रिजर्व करके रखना ही चाह रहे हैं उसको फेंकेंगे तो नहीं। हाँ, तो दीदी हम इतनी देर से बात कर रहे हैं आर्ट क्या होता है, व्हाट इज़ आर्ट, आर्ट है ना। तो पहले मुझे नहीं पता थी आर्ट क्या होता है, आपने मुझे बता दिया आर्ट क्या होता है। तो अब एक बार आप क्लियर कर दीजिए व्हाट इज़ आर्ट, आर्ट मतलब क्या होता है? आर्ट इज इन सिंपलर वे, आर्ट इज अ वे ऑफ एक्सप्रेशन, दैट्स इट। जितना मैंने पढ़ा था या जितना हमें पढ़ाया है या जितना हम लोगों को पता है या जो वीडियोस देखे उन्हें पता होगी कि आर्ट मतलब एक तरीके से ड्राइंग जो बोलते हैं, है ना, जो रंग भरते हैं, ड्राइंग करते हैं। तो क्या होता है ये आर्ट, मतलब ड्राइंग वाला या ये? No, exactly what I'm telling you is that art is a form of expression। आप किस तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हो। खाना बनाने से लेके खाना सर्व करने तक भी आर्ट है, ठीक है। कपड़ा बुनने से लेके कपड़ा पहनने तक भी आर्ट है। आप उसको किस तरीके से पहन रहे हो, आप उसको किस तरीके से स्टाइल कर रहे हो, दैट इज ऑल्सो आर्ट। तो आर्ट हर फील्ड में इंसान के, आप 10 बार शुरू से लेके एंड तक आप देखेंगे ना तो आप शायद मेरे ख्याल से 50 चीज़ें होंगी जो आप खुद आर्ट कर रहे हो। आपको कोई आर्ट नहीं समझ में आ रही है, आप खुद को तो स्टाइल कर रहे हो ना, आप खुद को स्टाइल कर, तो दैट इज ऑल्सो आर्ट। आप ऐसा तो नहीं कर रहे ना कि आप कोई भी कलर किसी के साथ भी पहन रहे हो या कोई भी अटायर किसी की भी चीज़ के साथ पहन रहे हो, तो वो भी अगर आप किसी भी चीज़ को ऑल टुगेदर लेके आ रहे हो तो वो आपका आर्ट है। मतलब जैसे कोई है, जैसे उसैन बोल्ट है, वो बहुत तेज भागता है, तो क्या उसके आर्ट है वो? ऑब्वियसली आर्ट ऑफ रनिंग हो गया ना, आप कोई और नहीं कर सकता वो इतना इजीली। उन्होंने वो चीज़ प्रैक्टिस की है तो आर्ट ऑफ रनिंग हो गया। वो अपनी बॉडी को किस तरीके से उस लेवल पे जाके वो कंट्रोल करना सीख गए हैं, दैट इज ऑल्सो आर्ट। मतलब हम सब लोग एक तरीके से आर्ट से घिरे हुए हैं, हर कोई आर्ट करता है, उन्हें पता नहीं कि वो आर्ट ये है उनके पास। इवन लाइक वी आर टॉकिंग राइट नाउ, इट इज ऑल्सो आर्ट। ओके। कितने ही लोग होते होंगे दुनिया में जो वो शायद 5 मिनट से ज़्यादा किसी से बात नहीं कर सकते, एंड वी आर टॉकिंग ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक फॉर सो लॉन्ग, तो ये भी आर्ट ही हुआ ना। एवरीथिंग इज अ फॉर्म ऑफ आर्ट। मतलब सब कुछ आर्ट होता है। फिर पैशन क्या होता है? पैशन और आर्ट में डिफरेंस है ना? ऑब्वियसली देयर इज अ डिफरेंस। क्या डिफरेंस है? आर्ट तो आप सुबह से लेके शाम तक भी कर रहे हैं, लाइक फॉर एग्जांपल योर मदर इज कुकिंग, ठीक है, दैट इज आर्ट। तो वो तो उन्होंने डेवलप करी अपनी, वो स्किल डेवलपमेंट हो सकती है, कोई भी स्किल है वो डेवलप हम कर सकते हैं, स्किल डेवलपमेंट पॉसिबल है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। पैशन होता है जिस चीज़ को आप एक्चुअल में बहुत अच्छे से करना चाहते हो, ठीक है, जिसके लिए आप करो और मरो वाली सिचुएशन में भी चले जाओ कि नहीं मेरे को ये करना है तो मुझे करना है। फॉर एग्जांपल अगर किसी भी स्टूडेंट को, अगर हम, वो आर्टिस्ट है, ठीक है, डांस बहुत अच्छा करता है, हम उनको लेके जा रहे नहीं आप इंजीनियरिंग करिए, तो मे बी उसका जो पैशन है ना वो उसको कंप्लीट करने के लिए वो दिन में 1 घंटा 2 घंटा वो निकालेगा,
दैट इज पैशन। पैशन होता है बेसिकली जो आपके अंदर की डिजायर्स है ना, आपको क्या चीज़ ड्राइव कर रही है, वो होता है पैशन। मतलब बेसिकली हम सभी लोग एक आर्टिस्ट हैं, सब अपने अपने फील्ड के एक आर्टिस्ट हैं। Exactly. कोई रनिंग का आर्ट है उसके आप जो भी चीज कर रहे हो, आप सुबह से लेके शाम तक जो भी चीज कर रहे हो, एवरी सिंगल थिंग इज आर्ट। बस ये बात है कि आपको पता नहीं, आपका एक डिफरेंट माइंडसेट है उस चीज को लेके। ये आपने मुझे अच्छी चीज़ बताई। मुझे नहीं पता थी आज से पहले कि ऐसा भी आर्ट वगैरह, मैं तो सोचता आर्ट मतलब ड्राइंग होता है। नहीं, इतना सिंपल नहीं है आर्ट, एक्चुअली बहुत ज़्यादा सिंपल है। अच्छा, सब कुछ आर्ट ही आर्ट है, एवरीथिंग आर्ट। ठीक है, तो ऑलमोस्ट हम दीदी एंड की तरफ आ गए हैं, लगभग कंप्लीट होने वाला है। तो कंप्लीट करने से पहले आप एक ये बता दीजिए, आप अपना स्ट्रेस किस तरीके से मैनेज करते हो? मतलब आप ये बिजनेस भी कर रहे हो, रीजन आर्ट भी कर रहे हो ना, ये तो आपकी आर्ट हो गई, आप स्कूल में भी पढ़ाते हो, आप अपनी साथ में स्टडीज़ भी कर रहे हो ना, साथ में आप घर के काम भी करते हो क्योंकि लड़कियां घर के काम भी करती हैं ना, तो इतना सारा काम किस तरीके से मैनेज करते हो? तो वर्क मैनेजमेंट की अगर हम बात करें ना, तो इट्स टोटली अप टू यू। अगर आपने कोई काम करना है ना, तो आप कर लोगे, नो मैटर हाउ यू आर डूइंग, वो आप कर लोगे। उसके लिए आपको कोई भी वो नहीं देगा कि आप ऐसे करो या ना करो। देखो, ना करने के लिए इंसान 1000 बहाने निकालेगा। अगर मुझे कोई काम करना है तो आई विल मैनेज कैसे करना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपके जो बेसिक काम है वो तो आप किसी और पे नहीं डाल सकते ना, ठीक है। अगर खाना बनाना है या फिर आपको खुद का हाइजीन है, वो तो आप कहीं पे भी नहीं डाल सकते, किसी और के भरोसे नहीं बैठ सकते, वो तो आपको करना ही करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू प्रायोरिटाइज बेसिकली कि आपको क्या चीज़ें किस टाइम पे करनी है। सेकेंडली, टाइम मैनेजमेंट इज़ रियली इंपॉर्टेंट। लाइक मैं जितना काम कर सकती हूँ मैं उतने हिसाब से ही अपना पूरा दिन मैनेज करूँगी। थर्ड इज़ कि आप कमिटमेंट अगर दे रहे हो ना किसी को, देन कमिट ओनली इफ़ यू कैन डू। अगर आप कर सकते हो कोई काम तो ही कमिट करो, अगर नहीं कर सकते तो वो काम का कमिटमेंट ही मत दो। तो ये 3 चीज़ों से मैं अपना काम का मैनेजमेंट करके रखती हूँ कि अगर मैं किसी का ऑर्डर मैं ले लूँ और अगर अर्जेंट ऑर्डर है, मैं वो पूरा ही ना कर सकूँ, तो मुझे भी स्ट्रेस रहेगा, क्लाइंट को भी स्ट्रेस रहेगा, और वो इतने सारे स्ट्रेस में मुझे नहीं लगता आर्ट फॉर्म अपना बेस्ट निकल के आएगा। तो मैं वो ऑर्डर लूँगी ही नहीं। कि ये चीज़ें हैं, मैं कोशिश करती हूँ ऑब्वियसली कि मैं कोई भी ऑर्डर ऐसे डिक्लाइन ना करूँ, बट व्हाट आई एम टेलिंग यू इज़ कि आपको अपना मैनेजमेंट खुद करना पड़ेगा। अगर आप इतने चीज़ों में बूट स्टेप करोगे तो वो आपको करना पड़ेगा। देयर इज़ नो अदर रीज़न कि ऐसा नहीं होगा कि आपको सीख लोगे या आ जाएगा, नथिंग लाइक दैट। मतलब जो लोग बोलते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं, वो एक तरीके से एक्सक्यूज हुआ है ना। एग्जैक्टली, टाइम नहीं है, टाइम आप बाकी चीज़ों से काट लीजिए, आपको करना पड़ेगा, दैट इज़ द ओनली थिंग। अगर आपको कोई काम, फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए बच्चे को फ़ोन चलाना है, नहीं चलाने दे रहे ना, तो बच्चा क्या करेगा, कॉपी के अंदर रख के चलाएगा, बट वो चलाएगा। वो उसकी आर्ट है, वो एग्जैक्टली एग्जैक्टली वो उसकी आर्ट तो है। वो करने के तरीके देख लेगा, तो आपको भी काम करने के तरीके ढूंढने पड़ेंगे। तो जब आप इतनी सारी चीज़ें करते हो, इन सब से आपको स्ट्रेस होता होगा, बर्न आउट होता होगा, तो आप उससे कैसे बचते हो? आर्ट से। अच्छा, मतलब आर्ट से एग्जैक्टली आर्ट से आप अपना स्ट्रेस भी दूर करते हो। बर्न आउट होता है वो भी आप इससे? नहीं, एक्चुअली क्या है ना, बर्न आउट या फिर ड्रेन होते हैं। मैंने अपने जितने भी प्रोफेशन चूज़ किए हुए हैं ना, सारे वो हैं जो मैं एक्चुअल में करना चाहती हूँ। मेरे को टीचिंग एक्चुअल में बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसीलिए मैं इस फील्ड में गई थी, क्योंकि बच्चों के साथ आप डील बहुत ज़्यादा फन वे में कर सकते हो, ठीक है, इसलिए मैं इस फील्ड में गई हूँ। और दूसरा जो मेरा आर्ट वर्क है वो भी अपने आप में एक एक्सप्रेसिव ही है। ये मैंने शुरू ही इसलिए किया था बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज सो स्ट्रेस्ड। तो मैंने शुरू ही इसलिए किया था कि मैं अपने माइंड को डाइवर्ट कर सकूँ किसी अच्छी चीज़ में, अलग चीज़ में, ताकि एग्जैक्टली मेरे माइंड में नेगेटिव चीज़ों की जगह कुछ क्रिएटिव चीज़ें आए। मतलब सबकी आर्ट सबकी अलग अलग है अपना स्ट्रेस रिलीज करने के लिए ना। जैसे किसी को डांसिंग का पसंद है, उससे उसका स्ट्रेस रिलीज हो रहा है, कोई रनिंग कर रहा है उसका स्ट्रेस। व्हाटएवर यू लाइक, आप वो चीज़ें करिए, सिंपल सी बात है। आप वो चीज़ें करोगे तो आप उसके आर्टिस्ट बन जाओगे, सिंपल है। आपको जो पसंद है आप वो चीज़ करो, आप उसके आर्टिस्ट बन जाओगे। तो ये चीज़ है। तो डिकम्पोज हो जाते हैं? नहीं, ऑब्वियसली नॉट। मतलब इको फ्रेंडली तो है नहीं। ये नहीं, इको फ्रेंडली नहीं है। इको फ्रेंडली रेजिन्स अब आ गए हैं जो डिकम्पोज हो जाते हैं। ऑब्वियसली वो किसी भी नेचुरल चीज़ से ज़्यादा टाइम लेते हैं डिकम्पोज होने के लिए, बट वो डिकम्पोज हो जाते हैं। आप कौन सा वाला यूज़ करते हो? इको फ्रेंडली? दोनों हमारे पास ऑप्शंस दोनों हैं, दैट डिपेंड्स कि हम क्या चीज़ बना रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं छोटी कोई ज्वेलरी बना रही हूँ तो मैं उसमें कोशिश करती हूँ कि मैं इको फ्रेंडली यूज़ करूँ। अगर कोई फ्रेम्स बना रही हूँ तो क्योंकि उसका प्राइसिंग में डिफरेंस है, प्राइसिंग उसकी बढ़ जाती है, तो कॉस्टिंग की वजह से भी। और दूसरी चीज़, वो ज़्यादा ड्यूरेबल नहीं है वो चीज़।
जो हम इको फ्रेंडली जो हम यूज़ करते हैं रेजिन, वो बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल नहीं है। तो इसलिए अगर हम फ्रेम्स वगैरह बना रहे हैं तो हम उसमें कोशिश करते हैं कि अपना जो स्टैंडर्ड रेजिन है वो यूज़ करें, क्योंकि लोगों ने उसे रखना ही है। ऑब्वियसली उसको अपने पास वो काफ़ी लंबे टाइम तक फेंकते नहीं रखेंगे। है। हाँ, फेंकेंगे तो नहीं। हाँ तो दीदी जैसे आपने ये बनाया है सी, तो अब इसके अंदर आप ये मेटल या वुड किस तरीके से फिक्स करते हो? उसके लिए हमारे पास मशीन्स होती हैं, छोटी छोटी मशीन्स होती है, जैसे हमारे पास सैंडिंग मशीन होती है, उसके बाद ड्रिल मशीन हमारे पास होती है। तो इन चीज़ों से इसमें हम होल कर सकते हैं। और एल्स हमारे जो मोल्ड्स होते हैं ना, मोल्ड्स में भी कई बार होते हैं जिसमें होल्स ऑलरेडी इनबिल्ट होते हैं, तो हम उससे भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब मशीन्स की यूज़ से? हाँ, छोटी छोटी मशीन्स होती हैं। ऐसा नहीं है कि वो मशीन के नाम पे हम बड़ी बड़ी चीज़ें की बात कर रहे हैं, नहीं, छोटी छोटी मशीन्स होती हैं बहुत ही, जो हम इजीली यूज़ भी कर सकते हैं। हैंडी होती हैं एकदम, बहुत इजी टू यूज़ होता है, तो हम उसको यूज़ करके इजीली कर सकते हैं। तो इसी से इसमें मेटल लगा दो या हाँ, wood मेटल लगा दो, ज्वाइन जो करने के मन लिए ना करता है। इस पर्टिकुलर में अगर हम बात करें तो इसमें ये वाला चेन अलग आएगा, ये फाइंडिंग्स अलग आती हैं, तो हर चीज़ अलग 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 हम रिसोर्स करते हैं और उसके बाद में फिर कंप्लीट एक प्रोडक्ट बनता है। इसमें वुड का भी यूज़ करते हैं, लकड़ी का? वुडन बेड्स भी बना सकते हैं, वुडन फ्रेम्स बनते हैं, बहुत सारे वुडन क्लॉक्स बनती हैं, टेबल्स बनती हैं। आजकल तो रिवर टेबल्स बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, जो ओशियन थीम्स पे चलती है, वो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है। और मतलब फ्रेम्स वगैरह तो बहुत बनते हैं वुडन में, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल भी लगता है। अगर वुडन के साथ हम उसको करते हैं ना कंबाइन, तो बहुत ज़्यादा प्रिटी लगते हैं वो देखने में। हम लाइट्स ऐड कर सकते हैं इसमें। और वुडन क्या, हम प्लास्टिक यूज़ कर सकते हैं, हम मेटल यूज़ कर सकते हैं, हम कोई भी चीज़ यूज़ करते हैं। ऐसा कोई भी मटेरियल मुझे नहीं लगता एक्सेप्ट फॉर द वाटर और लिक्विड, कि कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जो इसमें हम इनकैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। हम इसमें आपने बहुत सारे प्रोडक्ट्स देखे होंगे जिसमें पानी रहता है, उसमें लिक्विड सा रहता है, तो इसमें भी हम ऐसे लिक्विड डाल सकते हैं क्या? हाँ, हम किसी में भी कर सकते हैं। लिक्विड के लिए बस बेसिकली क्या है ना, हमको बीच में वेकेंट जगह छोड़नी है, हम खाली जगह छोड़ के उसमें हम कुछ भी डाल सकते हैं। चाहे तो हम लिक्विड ऐड कर दें, चाहे तो हम कोई और सॉलिड चीज़ें, मान लीजिए हम छोटी छोटी शेकर्स ही डालना चाहते हैं वो डाल दें, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो बस हमें वैकेंट जगह छोड़नी होगी और उसमें हम किसी भी सिरिंज के थ्रू से भी हम डाल सकते हैं, या फिर हम उसको पहले से डाल के भी रख सकते हैं। तो काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, हम डिपेंड करता है सर कि हम क्या बना रहे हैं। तो इसमें जैसे आपने लिक्विड में क्या बस पानी डाल सकते हैं, तो उसमें लिक्विड में नहीं, पानी नहीं जाता है इसके अंदर, क्योंकि पानी का टेंडेंसी Reaction. रहता है कि एक टाइम नहीं, रिएक्शन का तो कोई इशू ही नहीं है सर। वंस इट इज़ क्योर तो फिर रिएक्शन नहीं होनी है, ठीक है। बट बात ये होती है कि वो इवेपोरेट हो जाता है। अच्छा, कितना भी हम उसको बचा के रखें वो इवेपोरेट हो जाता है। तो हम इसके अंदर बेबी ऑयल डालते हैं, बेबी ऑयल, जॉनसन्स बेबी ऑयल ले लीजिए आप, या फिर कोई भी ऑयल। अगर आपको कलरफुल चाहिए तो मस्टर्ड ऑयल पे आप चले जाइए, या फिर कोकोनट ऑयल पे हम चले जाइए। कोकोनट ऑयल हम थोड़ा सा कम प्रेफर करते हैं, बट बेबी ऑयल सबसे बेस्ट रहता है इसमें। अच्छा, लिक्विड के फॉर्म में हम इसमें बेबी ऑयल यूज डालते हैं, करते बेबी हैं। ऑयल। जो आप देखे होंगे आपने, बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें मूव कर रहा होता है अंदर से कुछ, तो उसमें हम बेबी ऑयल डाल देते हैं। अच्छा, तो अब जैसे आपने प्रोडक्ट्स बना लिया, कंप्लीट हो गया, तो आप इसे किस तरीके से मार्केटिंग करते हो? मार्केटिंग के लिए आपके पास डिफरेंट एक तो प्लेटफॉर्म्स है, सोशल मीडिया के जितने प्लेटफॉर्म्स हैं, आप वहाँ पे जाके अपने प्रोडक्ट को डिस्प्ले करिए। और दूसरी चीज़, जितने लोगों को आप जानते हैं एटलीस्ट उनसे बात करिए। लोगों का से तो ये प्रॉब्लम हो जाती है कि वो जो स्मॉल बिजनेस अगर वो ओन करते हैं तो वो बात नहीं करते हैं उसके बारे में। एटलीस्ट आप बात करिए लोगों को पता चले कि उनके पास है क्या। अपनी बेसिक आप मार्केटिंग स्ट्रेटजी बेसिक ही रखी हुई है मैंने, ठीक है। उसमें बेसिकली मैं उस पे इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे जितनी भी चीज़ें हैं वो वहाँ पे लिस्ट कर देते हैं प्रोडक्ट। और दूसरा व्हाट्सएप पे हमारे पास अब जो बिजनेस टूल्स आए हैं उसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप अपनी कैटलॉग्स वहाँ पे लिस्ट कर लीजिए और स्टेटस पे लोगों को अपडेट रखिए। कुछ नए नए ऑफर्स आप डाल दीजिए, नए नए चीज़ें आप लेके आइए। जो लोग आपको पर्सनली जानते हैं एटलीस्ट दे विल ट्रस्ट यू, और उसी के थ्रू आपके पास बाहर से ऑर्डर्स आएंगे। आई विल नॉट सजेस्ट कि आप जाके सीधा मार्केटिंग में चले जाइए, या फिर इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे आप मतलब पेमेंट देने के बाद में आप उन लोगों से एड रन्स करवाइए। ये आप करवा सकते हैं वंस आप एक अच्छे लेवल पे चले जाओ। अगर आपके पास ग्राउंड लेवल पे आपका कस्टमर नहीं है ना, तो आई डोंट थिंक कि वो आप हायर लेवल पे जाके भी वर्क कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास एक जो कस्टमर का ट्रस्ट होगा आपके पास वो नहीं है। आपको ज़रूरी है कि रिटर्न कस्टमर्स आएंगे। जितने ज़्यादा रिटर्न कस्टमर्स होते हैं ना, उससे पता चलता है कि आपका काम एक्चुअल में पसंद किया जा रहा है। तो ये चीज़ है, आप कोशिश करिए कि जितने कस्टमर्स, अगर आपके पास एक भी आया है ना, तो उतना सेटिस्फाई हो जाए कि वो अगर किसी और को बता रहा है तो वो श्योर हो कि हाँ मेरी गारंटी है काम अच्छा होगा, तो अब वहाँ से वो लोग कस्टमर्स आते हैं। अब जैसे हमारी ऑडियंस है, अगर वो आपका प्रोडक्ट लेना चाहते हैं तो कहाँ से बाय कर सकते हैं, किस आप तरीके लोग से? इजीली इंस्टाग्राम हैंडल पे टेक्स्ट कर सकते हैं,
इंस्टाग्राम हैंडल पे टेक्स्ट कर सकते हैं और आप यूट्यूब से भी सर्च कर सकते हैं, और एल्स आई जस्ट लिस्ट माई व्हाट्सअप नंबर डाउन देयर, तो आप उस पर भी बात कर सकते हैं। इंस्टाग्राम से आप कर सकते हैं इजीली। वहाँ पे आप जो भी प्रोडक्ट लिस्टेड है आप उस पर एक बार चेक कर लीजिए, उसका स्क्रीनशॉट आप मुझे भेज दीजिए, हम उस पर बात कर सकते हैं। और दूसरी चीज़, हम अगर आपको कहीं और से कोई और चीज़ पसंद आ रही है, मान लीजिए किसी और आर्टिस्ट ने कहीं और से कोई चीज़ डिज़ाइन की है, आपको वो पसंद आ रही है और नियर बाय आप यहाँ रहते हैं, आप चाहते हैं कि उसमें कुछ वेरिएशन लेके आए, तो हम उसमें भी वेरिएशन ला सकते हैं। तो कोई भी अगर आपको कहीं और से रेफरेंस पिक्चर्स भी मिल रहे हैं तो आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं, और उससे भी हम लोग जितना वेरिएशन आपके अकॉर्डिंग उसको कस्टमाइज कर सकते हैं। तो अपनी आईडी बता दीजिए एक बार। माई पेज इज 23 होल्डिंग्स रेजिन सिटी के नाम से इंस्टाग्राम पे है एंड यूट्यूब पे, एंड माई कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। तो आपकी प्राइसिंग कितने से स्टार्टिंग होती है? सर प्राइसिंग तो बहुत ही लो है, लाइक दे आर लो एज 50 रुपीज़ से शुरू है हम लोग के। जैसे मतलब कलर ब्लाइंड और आर्ट से तो कोई रिलेशन है नहीं ना, बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। ये तो जिसको कलर ब्लाइंड है वो भी आर्ट कर सकता है। हाँ, बहुत से लोग मैंने सुना है जो बोलते हैं कि मुझे आर्ट करनी है, लेकिन या मुझे कलर ब्लाइंडनेस है, तो मैं कैसा कलर होगा, कॉम्बिनेशन आई होगा? डोंट थिंक ऐसा, क्योंकि स्टैंडर्डाइज तो कुछ भी नहीं है। इधर मत देखना भावेश। बचपन में स्कूल और ये सब चीजें का रहा था क्या कुछ? स्कूल में बनवा देते ना शायद। हाँ बनवाते थे वो। ये कलर ब्लाइंड वाले तो मतलब आउट ऑफ द बॉक्स वाले क्वेश्चन ना पूछना। कलर ब्लाइंड का भाई मुझे क्या पता। हाँ, कि मैं कभी किसी मिले ही नहीं ऐसे इंसान से जिसको कलर ब्लाइंड है, तो मैं नहीं, मैंने देखा था। अच्छा, हालांकि तू देख क्या रहा है आजकल, तो ये बता। हाँ, मैंने वो ही देखा था। बहाना मैं वही बोल रहा था। लॉकडाउन में ही समझ, उससे पहले इंटरेस्ट नहीं था। बड़ी बात है यार ये। हाँ है। बताया तो नहीं बताया, तूने पूछा नहीं। नहीं, आपने वो पहले बोल दिया लॉकडाउन में वो देखा था मैंने। हाँ चल चल। इसीलिए इस बार ठीक हुआ कुछ?